गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। आज हम ग्रीन स्केल का वन शॉट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपके सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 तीनों कवर होंगे। सेशंस को ब्रेक डाउन करके भी मैंने 2 वीडियोस डाली है, सेशन 1 का अलग वीडियो, सेशन 2 और 3 का अलग वीडियो। लेकिन आज की जो वीडियो है वन शॉट वीडियो है, जो ब्रेक डाउन करके नहीं देखना चाहता, जिसके पास टाइम कम है, वो इस वन शॉट वीडियो को भी देख लेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट का इफेक्ट हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा होता है और हम अपने डे टू डे लाइफ में जो करते हैं उससे भी हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। जैसे कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको उनका फूड सप्लीमेंट जैसे कि खाना हो गया, अनाज हो गया, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ये सारी चीजें उनको कहाँ से मिलती है? तो ये सारी चीजें विलेज एरिया से ट्रांसपोर्ट होकर गाँव में जाती है। और इन रिटर्न गाँव के लोग जो है वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, रेन इरिगेशन के लिए बारिश के पानी पे डिपेंड होते हैं, खाने के लिए, दूध दही के लिए, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए वो लोग गाय, बैल, भैंस, इन सारी चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। एवरीथिंग अराउंड अस फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड अवर लाइफ डिपेंड ऑन द फ्लोरा एंड फौना अराउंड अस। कह रहे हैं कि हमारी लाइफ जितनी भी चीजें हैं, हमारी लाइफ हो गई, वो दो ही चीज पर डिपेंड करती है, हमारे आसपास के फ्लोरा एंड फौना पे डिपेंड करती है। फ्लोरा मीन्स की प्लांट कम्युनिटीज के बारे में बात हो रही है एंड फौना मीन्स की एनिमल कम्युनिटीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है। उसके आगे कह रहा है कि सिमिलरली हमारे स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, हमारे फिजिकल सोशल कल्चर इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारे स्कूल की बिल्डिंग्स आ जाएगी कि स्कूल की बिल्डिंग्स कैसी है, हमारे क्लासरूम्स कैसे, हमारी लाइब्रेरी कैसी है, हमारी लेबोरेटरी कैसी है, हमारे साइंस लैब कैसे, हमारे कंप्यूटर लैब्स कैसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर हम हमारे स्कूल में टॉयलेट है कि नहीं है, गार्डन है कि नहीं है, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी बच्चे का आपकी स्कूल में एडमिशन हो रहा है तो पढ़ाई तो देखी ही जाएगी, साथ में देखी जाएगी कि जहाँ पढ़ा रहे वो क्लासरूम कैसे, वहां पे फैन है कि नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, टॉयलेट है कि नहीं है, टॉयलेट करने के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं, टॉयलेट है कि नहीं है, गार्डन है कि नहीं है, ठीक है, कैंटीन है कि नहीं है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं पे अगर हम सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि वहां का टीचिंग क्लाइमेट कैसा है, यानी कि टीचर बच्चों के साथ कोऑपरेटिव है कि नहीं है, क्या टीचर का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट तो नहीं है बच्चों के साथ, क्या वहां पे मतलब बच्चों को अच्छे से कोप अप किया जाता है कि नहीं किया जाता है, वहां के टीचर्स कैसे हैं, वहां के स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज कैसी है, स्टूडेंट्स वहां पे कोऑपरेटिव है कि बहुत ज्यादा बुली करते हैं, बहुत ज्यादा रोस्ट करते हैं, रैगिंग करते हैं, ये सारी चीजें। फिर देखा जाएगा वहां का डिसिप्लिन कैसे है, टीचर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, बच्चे एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं कि नहीं, वहां पे किस कल्चर को ज्यादा माना जाता है, वहां पे सेकुलरिज्म है कि नहीं है, वहां पे स्टूडेंट्स की अचीवमेंट क्या है, स्टूडेंट्स का रैंक क्या रहा है, बोर्ड्स में उनके परसेंटेज क्या रहे हैं, हाईएस्ट रैंक क्या रहा है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें फिजिकल चीजें भी आपको इफेक्ट करती हैं और सोशल कल्चर भी आपको इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें आर द एग्जांपल्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है। अब ओवर द ईयर विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर हैज बीन इंक्रीज इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब कह रहे हैं जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है ना, वैसे वैसे पोल्यूशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हुए द एबंडेंट ऑफ हाई इनपुट एग्रीकल्चर वी कुड ग्रो मोर फूड बाय यूजिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। कह रहा है कि अब इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है तो हम फर्टिलाइजर और केमिकल डाल के क्या करें, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। बट इट ऑल्सो रिजल्ट इन द इफेक्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ केमिकल। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना कि केमिकल्स का हम ओवर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन होने, सॉइल इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी। एक टाइम के बाद से आके वो सॉइल आपकी लोग उपजाऊ ही नहीं रहेगी। तो हमको एक मेंटेनेंस प्लान करना होगा। ठीक है, हम मैन्यूर, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, बट उसका मेंटेनेंस, उसके ऑल्टरनेटिव भी तो हमें सोचने पड़ेंगे ना। तो एक ऐसा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हमें कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि मैन्युफैक्चरिंग, पैनल्स, डिजाइनिंग सस्टेनेबल हो वो हमारे लिए, तो उस पे हमको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब सेशन 1 जो आपका बोल रहा है सोसाइटी इन इन्वायरमेंट, समाज और पर्यावरण के बारे में। पीपल लोग कह रहे हैं कि लोग जो है गांव में, शहरों में, स्टेट में, कंट्रीज में एक दूसरे के साथ जब रहते हैं, जब आपस में रहते हैं तो एक सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, एक समाज बनता है। सोसाइटी इन्वायरमेंट में एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है और चेंजेस भी लाती है सेम टाइम पे, यानी कि इंटरेक्शन की वजह से भी चेंजेस आते हैं। इंटरेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद इन्वायरमेंट समटाइम इफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस। और जब सोसाइटी जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है तो कुछ सोशल चेंजेस, इकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे उनका नेचर में इंटरफेरेंस बढ़ते जाता है। नेचर में इंटरफेरेंस बढ़े मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे अगर आपके एरिया में बच्चों की तादाद ज्यादा हो गई,
पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो आपको स्कूल्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको कॉलेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको और भी फैसिलिटीज़ को बढ़ाने पड़ेंगे। तो जैसे-जैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ता है, वैसे-वैसे उनका नेचर में इंटरफेरेंस होने लगता है। अब आपको क्या लगता है कि वो कहाँ पे नया हॉस्पिटल बनाएँगे, नया स्कूल बनाएँगे? तो ऑब्वियसली वो पेड़ की कटाई करके, जंगल को खाली करके वहाँ पे बढ़ाएँगे। तो वहाँ पे हमने पेड़ की कटाई कर दी, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और इन रिटर्न हमारा पूरा वाटर साइकिल इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ना समय पे बारिश होगी और जब बारिश नहीं होगी तो पूरा वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। फिर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, कलेक्शन, ये सारे प्रोसेस भी इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम तो प्यासे रहेंगे, जानवर भी प्यासे रहेंगे और जानवर एकदम पागल होकर बौखला के सड़क पे आने लगेंगे, जिसका इफेक्ट हमें ही पड़ेगा। तो जब जानवर सड़क पे आने लगेंगे हम तो ऑटोमेटिक घर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज को हम डिफाइन कर सकते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस पे, एनर्जी और ऑर्गेनिज्म पे, विच इज यूज बाय ह्यूमन फॉर वेलफेयर। इंसान जो भी चीजों को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है, वो सारी चीजें रिसोर्सेज होती है, ठीक है। सिंस द अर्थ वॉज इनहेबिटेड, ह्यूमन एंड अदर लाइफ फॉर्म वॉज डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टिंग फ्री इन नेचर। कह रहे हैं कि जब उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ा था तो जो इंसान थे और जो जानवर थे वो इन्वायरमेंट इसी पर डिपेंडेंट थे, अपने खाने पीने के लिए जो भी थे। तो इसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएंगे? वाटर आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, रॉक्स आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, एनिमल, फॉसिल, मिनरल्स, ये सारी चीज आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। इनको नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिस ऑफ अर्थ लाइफ, मतलब जिंदगी जीने के लिए, इस पृथ्वी पे गुजर बसर करने का ये बेसिक चीज है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसको नेचर प्रोवाइड करता है, ह्यूमन इसको नहीं बना सकता है। हम इनको यूज करते हैं और एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज करते हैं ताकि हमारी लाइफ अच्छे से चल सके। नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कंज्यूम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन जो है डायरेक्टली फूड के लिए, मतलब फूड के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, बायोमास के लिए और भी बहुत सारी चीजों के, लकड़ियों के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं। और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे होते हैं? क्लाइमेट्स के लिए, फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉर्म से प्रोटेक्शन के लिए, साइक्लोन की प्रोटेक्शन के लिए। तो या तो हम डायरेक्टली डिपेंड हो रहे हैं इन सारी चीजों पे या इनडायरेक्ट वे में डिपेंड हो रहे हैं। अब बायोगैस, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक का यूज, ये सारी चीजें तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में है। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे फॉर्म के होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। अब इन सारी चीजों को भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है लैंड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन बीइंग डज यूज लैंड फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज रेसिडेंस एंड रिएक्शन। यानी कि लैंड रिसोर्स क्या है? तो हम लोग जहाँ रहते हैं जमीन पे ही रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना जो भी बिजनेस सेटअप करना होता है वो जमीन पे ही करते हैं। तो लैंड एक फाइनाइट, एक डेफिनेट रिसोर्सेज है, मतलब वो एक्सपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। जमीन आपकी एक्सपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। और कुछ इसी में आप एग्रीकल्चर को सेटअप कर सकते हैं। जमीन तो हमारी लिमिटेड है, तो आपको खेती करना है तो उसके लिए प्रोपोर्शन फिक्स है, और घर बनाने के लिए, नॉन एग्रीकल्चर फैक्टर्स के लिए आपका अलग है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजों के लिए आप लैंड रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। दूसरा आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक नेचुरल और सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी है। सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी बोले तो क्योंकि यहाँ पे आदिवासी लोग, बंजारे लोग आप देखते हैं जिनका कहीं घर नहीं होता है, घूम के कभी इधर घूम के कभी उधर, तो वो लोग फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं। और बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनका भी घर जो होता है वो जंगल में ही होता है, इसलिए उसको सेल्फ सस्टेनिंग कहा जा रहा है। लकड़ियां फर्नीचर बनाने के लिए, हैंड टूल्स बनाने के लिए, मैचेस बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए, वो कहाँ से आता है? वो सारी चीजें जंगलों से आती है। कुकिंग पर्पस के लिए भी और घर को वार्म करने के लिए भी जो लकड़ी है वो जंगल से ही आती है। तो फॉरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है वाटर रिसोर्सेज। लगभग 3/4 हमारे बॉडी में लगभग 75% वाटर है और अर्थ सरफेस में भी 3/4 वाटर है, लेकिन वो सारे वाटर पीने के लायक नहीं होते। उसमें से भी कुछ ही अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं जो पोर्टेबल वाटर होते हैं, जो हम ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इरिगेशन के लिए, हाउस होल्ड के लिए, मतलब कोई भी काम बिना वाटर के हो ही नहीं सकता। चाहे आप कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नहा रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, कुछ भी काम बिना पानी के नहीं हो सकता है। तो ये भी एक बहुत वाइटल रिसोर्सेज है, बिना पानी के हम नहीं सर्वाइव कर सकते। अब हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो मिनरल डिपॉजिट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेचुरल अकॉर्डिंग, यानी कि मिनरल डिपॉजिट, मिनरल क्या होता है? तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का डिपोजिशन, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, वो सारी चीजें जब अर्थ क्रस्ट के नीचे पाई जाती है उसको हम मिनरल बोलते हैं। मिनरल बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसको बेच के हम इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं और फ्यूचर में हम उससे बहुत ज्यादा हमको ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। मिनरल्स आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि आपका आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें। और उसमें नॉन मेटल भी आपके होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, क्ले हो गया, सैंड हो गया। जिप्सम के बारे में, क्ले सॉल्ट के बारे में अपने साइंस के एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर क्लास 10 में पढ़ा होगा, तो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहां से आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं फूड रिसोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करते हैं वो फूड रिसोर्सेज होते हैं। प्लांट सबके लिए, प्लांट बीइंग अ प्रोड्यूसर, वो सबके लिए फूड रिसोर्सेज का काम करता है।
और हमारे लिए भी बस मेन बात यह है कि जो जानवर होते हैं वो डायरेक्टली उसको खाते हैं और हम उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके मिर्च मसाला लगा खाते हैं, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है भाई किसी चीज़ को वो इतनी साधारण से इंगल्फ कैसे कर लेगा। मिर्च मसाला तो उसकी फितरत में ही है, चाहे वो बातों में लगाए या सब्जियों में लगाए। ठीक है, तो एनिमल्स एंड बर्ड्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। कह रहे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे, जब हम फूड चेन देखेंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की तादाद बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो मेनली जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो उनके ओमनीवोर और कार्निवोर के क्या होते हैं, वो खाना होते हैं फूड चेन में, और एग्रीकल्चर जो होता है वो हम लोगों का होता है और हर्बीवोर्स का होता है। ठीक है, अब एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, तो एनर्जी रिसोर्सेज ऐसा है जिससे जैसे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, पावर प्रोड्यूस हो रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, इस तरह की चीज़ों को हम एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। तो 5 फंडामेंटल एनर्जी रिसोर्सेज है अभी हमारे पास, जो कि है न्यूक्लियर फ्यूजन, सोलर एनर्जी, ग्रेविटी जनरेटेड बाय अर्थ एंड मून, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और एनर्जी स्टोर इन केमिकल बोन। तो इन सारी चीज़ों को, जैसे बहुत सारी चीज़ों को अभी हम यूज भी कर रहे हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल और रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो अब एक एक करके हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये सारी चीज़ें आईटी में इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वैसे ये है तो। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होता है, तो द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन कंजप्शन, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन कंजप्शन के द्वारा कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि आपका सोलर रेडिएशन हो गया, विंड पावर हो गया, वाटर पावर हो गया, टाइडल पावर हो गया, एक्सेट्रा। अब आता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है एक लिमिटेड क्वांटिटी में, और अगर ह्यूमन ने उसका एक्सेसिव यूज किया तो एक टाइम के बाद से वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो कोल का जो स्टॉक है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, अगर हम उसको ज्यादा यूज करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। वो बनेगा तो सही, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उसके फॉर्मेशन में, यानी कि जब वो खत्म होगा उस समय वो आपको नहीं मिल जाएगा, उसके फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये है तो अबंडेंट क्वालिटी में, बट एक टाइम के बाद से ये खत्म हो जाएगा। अब है रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, और रीजनेबली उसको रिप्लेस किया जा सकता है या फिर उसको अल्टरनेटिव मेथड से उसको रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, दिस मे टेक अ मेनी ईयर्स, बहुत सारे मतलब टाइम तो लगेगा लेकिन कवर किया जा सकता है। कुछ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो नेचुरली रीजनरेट किए जाते हैं कंजप्शन के बाद, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे आपके फॉरेस्ट, ट्रीज, प्लांट हो गए, ये सारी चीज एक बार अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो ग्रो तो करेंगे, उसकी जगह पे ग्रो तो करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो ट्री मैंने काट दिया तो अब ऐसा थोड़ी है कि उसकी जगह पे दूसरा मैंगो ट्री नहीं लग सकता है, लगेगा बट उसको टाइम लगेगा ग्रो करने में। ठीक है, renewable energy system use resources constantly replace less polluting, example like hydropower, solar energy, wind energy, geothermal energy। renewable resources में ऐसे resources का इस्तेमाल करेंगे जो pollution free हो या pollution less हो, जैसे कि आपका wind energy, solar energy, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। एक बार अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए तो वो दोबारा उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग एक रॉक साइकिल प्रोसेस उसको ऑब्टेन किया जा सकता है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं उसके फॉर्मेशन में। और नॉन रिन्यूएबल होता है, एक बार उसके कंजप्शन उसको पूरा खत्म हो गया तो फिर उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। तो मिनरल, ये सारी चीजें, रॉक्स वगैरह जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है। यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है आपकी बुक में, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो आप वहां पे देख लीजिएगा उसको। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे अर्थ को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रही है। सबसे पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हुआ कि ओवर, कोई भी चीज हम ओवर कर दे रहे हैं, जैसे कि the result when harvesting resources exceed their reproduction or replacement, it means that when we exploit the species faster than the natural pollution can recover, then it may result in extinction of species and directly indirectly the ecological system। कह रहे हैं कि जब हम नेचुरल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि अभी आप खेतों के साथ देख रहे हैं कि नेचुरली जितना प्रोडक्शन होना चाहिए हम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और मैन्योर डाल के उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर दे रहे हैं। तो जब हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो इकोलॉजिकल साइकिल जो होता है, जो नेचर मेंटेन करता है, उसके साथ भी क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि आप वीड्स को हटाने के लिए वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करें, पेट्स को हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जिसकी वजह से है ना हम छोड़ दे रहे हैं अपने गाय, बैल, भैंस, बकरियों को, जाओ भाई खेतों में चरते रहो, तो ओवर ग्रेजिंग कर दे रहे हैं वो। ठीक है, हंटिंग कर रहे हैं हम, तो ये सारी चीजें हैं आपके रीजंस ओवर एक्सप्लॉयटेशन में, ये आपके ओवर एक्सप्लॉयटेशन में आ जाती है। नेक्स्ट माइनिंग आती है। माइनिंग क्या हुआ कि जब हम अर्थ के नीचे वाले सरफेस पे डिगिंग करते हैं ओर्स निकालने के लिए, उस प्रोसेस को हम माइनिंग कहेंगे। तो ओर्स
को जब हम माइन करते हैं तो माइनिंग करने के बाद वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता है। माइनिंग करने के बाद से रिफाइनिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, ये सारी तो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, फिर रिफाइनिंग, ये सारी चीज़ें करके तब जाके प्योर मेटल बनता है। तो अगर हम डिगिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है, सिंक होल हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, फिर हो सकता है कि आपका जो मिट्टी है वो कॉन्टामिनेटेड हो जाए, ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेटेड हो जाए इन सारी चीज़ों से, तो ये भी आपका एक कारण है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब तो आपको पता है, कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज स्केल, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, बहुत सारे जो हैबिटेट्स होंगे, जो जानवर होंगे, उनको अपना घर, उनका घर नहीं रहेगा तो वो सड़क पे आ जाएंगे। आपको ये बातें पहले भी बता चुके हैं हम। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमको। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वर्ड ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड पॉल्यूस से, जिसका मतलब है सॉइल, यानी कि पॉल्यूशन जो है वो होता है कि किसी भी तरीके से, चाहे आप मिट्टी को, हवा को, पानी को, ज़मीन को, किसी को भी आप प्रदूषित अगर कर रहे हैं तो डैट इज़ अ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का इफेक्ट ना सिर्फ हम पर होता है बल्कि जानवरों पे भी होता है, पेड़ पौधों पे भी होता है। तो कम से कम पॉल्यूशन किया जाए। पॉल्यूशन क्या होता है, अब वेस्ट जो होते हैं वो पॉल्यूशन वेस्ट से ही आता है। वेस्ट दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमारे घर से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घर से सब्जियों का छिलका हो गया, फ्रूट्स का छिलका हो गया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि कंपोस्ट बना सकते हैं, उसका हम मैन्यूर बना सकते हैं, जिसको हम पेड़ पौधों में डालेंगे, खेतों में डालेंगे, तो वो हमारे लिए उपजाऊ करेगा। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं कि लैंडफिल मेथड से या फिर इनकार्नेशन मेथड से उसको करें। इनकार्नेशन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम एकदम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को चीज़ों को जलाते हैं ताकि बिल्कुल भी एशेज और धुआं ना निकले। तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पल्यूट ना हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है, और अगर एनवायरनमेंट इफेक्ट किया तो हम तो इफेक्ट 100% करेंगे। ये बात से तो आप भी एग्री करते होंगे सर। हमने इतना सारी चीज़ें पढ़ ली कि हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होता है। अब हम अपने एनवायरनमेंट को बचाए क्या, व्हाट कैन वी डू। सबसे पहले है कि पहला पॉइंट है कि अपने एनवायरनमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानना है, फोकस करना है कि कहाँ कमी है, कहाँ ज़्यादा है आपके सराउंडिंग के आसपास चीज़ों को। दूसरा, लर्निंग थ्रू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी आपको एक मैसेज देता है भाई कि आप वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता है कि उसको क्या चाहिए आपसे। आप जैसे गर्मी के मौसम में क्या चाहिए, पेड़ों को भी पानी चाहिए होता है, सर्दी के मौसम में ठीक उतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन्वायरमेंट से आपको सीखना है और आपको अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानना है। नेक्स्ट है कि लर्निंग फॉर द इन्वायरमेंट, और अब है कि इन्वायरमेंट के लिए सीखिए, इन्वायरमेंट से सीखिए, इन्वायरमेंट के लिए सीखिए और इन्वायरमेंट के बारे में सीखिए। ये तीनों चीजें आप सीखिए। रिड्यूस अब है रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी पढ़ लीजिए। रिड्यूस का मतलब कि उन चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए जिसको आपका जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपके घर पे जूट का बैग है तो आप प्लास्टिक बैग अवॉइड क्यों नहीं करते, अवॉइड कीजिए। आपको क्या जरूरत है प्लास्टिक बैग की, आप जूट का बैग लेके जाइए। हाँ, ओल्ड फैशन लगेंगे क्या आप, नहीं, आपको अपनी हेल्थ, इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में सोचना है। डिस्पोजेबल कप मत खरीदिए अगर आपके पास चीनी मिट्टी का कप है, कुल्हड़ है तो, है ना। तो यूज योर ओन रिसोर्सेज, लाइक प्लास्टिक बैग को अवॉइड कीजिए, डिस्पोजेबल कप को अवॉइड कीजिए, ये सारी चीजें। तीसरा है रीयूज। मटेरियल को जितना रीयूज कर सकते हैं उतना रीयूज कीजिए। जैसे कि एक पेपर है, अगर पेपर पे आप लिख रहे, लिखने का काम है, लिखने का काम खत्म हो गया, अगर आपको कुछ साफ वाफ करना है तो आप नया पेज मत फाड़िए, उसे साफ कीजिए। तो रीयूज करते रहिए। जैसे पुराना कपड़ा है, आप नहीं पहन पा रहे तो उसको क्या कीजिए कि तकिया का खोल बना दीजिए, नहीं तो पोछा लगाने के लिए उसको इस्तेमाल करिए, नहीं तो घर साफ करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको रीयूज कीजिए। नए चीज़ों को मतलब जितना आप उसको रीयूज कर सकते कीजिए। और रिसाइकल का मतलब कि उसको अब दूसरे चीज़ में मोल्ड करके, उसको कास्ट करके उसको दूसरे चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। आई होप आपको सेशन 1 कंप्लीटली समझ में होगा। सेशन 1 थोड़ा सा लंबा था भी ग्रीन स्किल का, तो आई होप कि आपको मैं सारे टॉपिक समझा पाई हूँ। अब नेक्स्ट सेशन में हम सेशन 2 और सेशन 3 को कवर करने वाले हैं। तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक। सेशन 2 इज कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है इन दिस सेशन। इस सेशन में आप पढ़ेंगे कि क्या एक्शंस हम ले सकते हैं जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए। कंजर्वेशन इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट हिज एक्सप्लॉयटेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करते हैं कि उसके एक्सप्लॉयटेशन को, उसके डिस्ट्रक्शन को या उसके डिग्रेडेशन को हम बचा सके। कंजर्वेशन का मतलब है सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज जो कि आप मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज से आपको बेनिफिट क्या होता है और आप उसके एक्सेसिव यूज से उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, विच में लीड टू डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। किसी भी चीज का अगर आप एक्सेसिव यूज कर लेंगे तो या तो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा या फिर डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसका मतलब कि आप चीजों को यूज करें लेकिन उसको वेस्ट ना करें, ठीक है, उसको वेस्ट ना करें, चीजों को अच्छे से यूज करें। जैसे कि आप
एक एग्जांपल लेते हैं, शादी में जब आप जाते हैं खाना खाने, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि लालसा में बहुत ज्यादा खाना ले लेते हैं और जितना खाना होता है उससे ज्यादा ले लेते हैं और कुछ अमाउंट में खाते हैं और फिर वैसे ही वेस्ट करके छोड़ देते हैं। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है, ये अन्न का अपमान हो जाता है, ठीक है। वाओ, व्हाट आई एम गिविंग लेक्चर टू, अन्न का अपमान हो जाता है एंड आई एम नॉट सपोज टू बी वेरी फूड लवर, ठीक है। तो मतलब फिर भी खाने की कीमत तो भाई मुझे पता है, तो सो आई एम टेलिंग यू कि खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आता है कंजर्वेशन में, वी कैन कंडक्ट द रिसोर्सेज ऑडिट टू एग्जामिन द कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली टू मेजर द कंजर्व देम। सबसे पहला स्टेप है कि हम एक क्या कहते हैं, एक रिसोर्सेज ऑडिट कंडक्ट करेंगे देखने के लिए कि हमारा कंजप्शन लेवल कितना है, उस हिसाब से हम चीजों को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। For example, for energy use audit, we can examine use of air conditioning system, ventilation system, light system, entry of sunlight in the room or building. मान लीजिए कि हमको एनर्जी का ऑडिट, एनर्जी यूज का ऑडिट करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एसी कितने अमाउंट में चल रहा है, ठीक है। एसी का क्या है, वेंटिलेशन सिस्टम क्या है, लाइट सिस्टम क्या है, रूम में सनलाइट की एंट्री क्या होती है, ये सारी चीजें। फिर हम प्लान करेंगे कि एनर्जी को हम कैसे सेव किए जाए, जैसे कि डस्टी रूम को साफ करें, ट्यूबलाइट पे जो डस्ट होता है उसको साफ करें ताकि मोर रोशनी हमारे तक आए। अप्लायंसेस का हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करें, डिवाइसेस को स्विच ऑफ रखें जब वो यूज में नहीं है। इन सारी चीजों से, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। और जब हम एनर्जी को बचाते हैं तो ये फॉसिल फ्यूल के कंजर्वेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सॉइल कंजर्वेशन क्या हो गया? सॉइल कंजर्वेशन मतलब कि हम मिट्टी को कैसे कंजर्व करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब हम देखेंगे कि सॉइल इरोजन और सॉइल फर्टिलिटी पे ज्यादा ध्यान देंगे। सॉइल इरोजन क्या होता है, ये साइंस का कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देना चाहती हूँ कि मिट्टी का जो ऊपरी लेयर, जो बारिश के पानी से या फिर धूल से जो मिट्टी के ऊपरी लेयर जो हट जाता है, उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए और सॉइल इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए, इनफर्टिलिटी कैसे होता है, जब हम एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल या केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो सॉइल जो होता है इनफर्टाइल होता है, आइदर वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है या बेसिक इन नेचर हो जाता है। तो सॉइल की इनफर्टिलिटी और सॉइल डिग्रेडेशन को, प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सबसे पहला ये स्टेप है कि हमको सॉइल फर्टिलिटी के को मेंटेनेंस करना है। ये कैसे होगा? ये पॉसिबल है कि आप अपने सॉइल में मैन्यूर फर्टिलाइजर को ऐड कीजिए, मैन्यूर डालिए, फर्टिलाइजर कम डालिए, मैन्यूर ज्यादा डालिए और क्रॉप रोटेशन करते रहिए। क्रॉप रोटेशन से सॉइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ड्रेन होते रहते हैं, ठीक है। दूसरा है कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग होता है ना कि हम अपने घर बकरी, भैंस, गाय, बैल तो पाल लेते हैं, लेकिन उनको चरने के लिए हम किसी के भी खेतों में ढकेल देते हैं। वो तो चर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ओवर ग्रेज कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। रिफॉरेस्टेशन मतलब कि हम जब पेड़ की कटाई कर रहे हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई आप पेड़ की कटाई करें, लेकिन उसके जगह पे आपको पेड़ लगाना चाहिए। तो रिफॉरेस्टेशन कीजिए, पेड़ लगाइए। टेरेसिंग कीजिए, यानी कि हिल्स को आप स्लोप्स में डिवाइड कर दीजिए। हिली एरियाज पे मोस्टली इसके प्रैक्टिसेस होते हैं। और लास्ट है आप काउंटर प्लगिंग कीजिए। काउंटर प्लगिंग क्या होता है? एक राइट एंगल पे आपको स्लोप बनाना पड़ता है और पानी ट्रैप वाटर से वो जाती है ताकि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन। अब मिट्टी को तो हमने बचा लिया, पानी को कैसे बचाए? पानी का तो हम बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हैं। नहाने के लिए पानी, खाने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए पानी, बर्तन धोने के लिए पानी, मुंह धोने के लिए पानी, एसी सॉरी कूलर में पानी, चावल बनाने के लिए पानी, पानी पीने के लिए पानी, पानी वेस्ट करने के लिए पानी। तो पानी, कितना पानी, कैसे बचाए पानी को? सो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे मैनकाइंड को बचाने के लिए, जानवरों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब जब इतना ही इंपॉर्टेंट है तो कुछ मेजरमेंट्स प्लान्स भी तो होने चाहिए। तो सबसे पहला है ग्रोइंग वेजिटेबल इन कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया में वेजिटेबल्स को ग्रो कीजिए जो वाटर को होल्ड करके रखता है और पर्कुलेट मतलब डीपर पर्कुलेशन में मदद करता है। दूसरा है डैम्स और रिजर्वियर को कंस्ट्रक्ट कीजिए ताकि पानी का सप्लाई जो है वो अच्छे से हो सके और उसी पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सके, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट इज सीवेज शुड बी ट्रीटेड ओनली, द क्लियर वाटर शुड बी रिलीज इन द रिवर। अब क्या है कि आप जो नदी का पानी, आपके घर का जो पानी है, इंडस्ट्री से जो पानी है, उनको तभी रिवर्स में डाला जाए जब वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट हो जाए, ठीक है। तो उनको डंपिंग करने से पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। 4 है इंडस्ट्रियल वेस्ट को, इफ्लुएंट्स को, अब ये डंपिंग करने से पहले उसका आप ट्रीटमेंट कीजिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है कि पानी जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, प्लीज उसको प्रॉपर अमाउंट में यूज कीजिए। टैप को बंद कर दीजिए अगर आपको अभी काम नहीं है तो।
आप शावर के जगह पे, जो शावर आप पानी इतना वेस्ट हो रहा है वहां पे बकेट और जग का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी स्टेप से आप पानी को बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। आज मैं अपने स्कूल में क्लास 5 के बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मैंने उनको यही टॉपिक्स पढ़ाई थी, वाटर को कैसे कंजर्व किया जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए आप, और फिर आप वाटर शेड बनाइए एक यूनिट ऑफ लैंड में, जिससे आप पानी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? क्योंकि एनर्जी हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी तो हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में, इसलिए हमको इसको बचाना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब सिर्फ उसको बचाना नहीं हुआ, बल्कि अगर हम उसको प्रॉपर और इफिशियंट तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो भी हम एक तरीके से उसको बचा ही रहे हैं। तो आप ऐसा हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि लाइट ऑफ कर दीजिए जब आप यूज नहीं कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर दीजिए जब यूज नहीं कर रहे हैं। जब भी आप घर से बाहर जाए तो फैन, बत्ती, ये सारी चीजों को ऑफ करके जाए, ऑन करने का कोई फायदा नहीं। तो ये तो मैंने बता दिया, अब आप और हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसी क्या चीजें है जिससे आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेशन 3 की तरफ, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी। करंट स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो यूज कर रहे रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा रैपिडली फ्यूचर जनरेशन के लिए। द यंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। आजकल की जो जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन है, उनको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस है और अभी वो वर्स्ट केस फेस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, वैसे सामान के गुड्स के कंजप्शन भी डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ना है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सोसाइटी को चेंजेस की जरूरत पड़ रही है। जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी है वो पूरे हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसके लिए एक प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉर्मेट तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे लाइफ स्टाइल इम्पैक्ट ना करे। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक प्रॉपर वे में मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम डिफाइन करते हैं ऐसे डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट नीड को फुलफिल करे विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, यानी कि हमें कोई समझौता ना करना पड़े हमारे आज की जरूरतों के लिए, लेकिन इतना ध्यान रखे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीजें प्रेजेंट रहे। तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंसिस्ट करता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग मेथड, जिसके वजह से हमारे ना तो हमारे जानवरों को कोई इम्पैक्ट पड़े, ना ही हमारे प्लांट्स को कोई इम्पैक्ट पड़े, और ना ही हम खाए तो उससे हमें कोई इम्पैक्ट पड़े, ना सॉइल पोल्यूशन हो, ना वाटर पोल्यूशन हो, ना बायोडाइवर्सिटी को कोई लॉस हो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी को हम शॉर्ट में रेफर करें तो ये एक स्पेसिफिक जनरा होती है प्लांट की और एनिमल की, जो एक साथ ही रहती है, ठीक है। तो प्लांट्स की देख रेख करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम फ्लोरा बोलते हैं, और एनिमल्स की देख रेख करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट से हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जो है ऑक्सीजन। अभी हम खाना खाए बिना 1 हफ्ता रह सकते हैं, पानी पिए बिना हम 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें प्लांट से मिलती है, तो उसके कंजर्वेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अब है कि एक बार और हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो हमने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट होता है जिसमें आप अपने प्रेजेंट जरूरतों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन ये बात बिल्कुल ध्यान में रखते हैं कि फ्यूचर जनरेशन को भी किसी चीज की दिक्कत ना हो, उनके लिए भी रिसोर्सेज को हम कंजर्व रखते हैं, ठीक है। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। पहला तो रिड्यूस एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज करने से हम बचें और इनहेंस करें हम नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन पे। दूसरा, चीजों को जितना रिसाइकल हो सके, जितना रीयूज हो सके उतना करें। तीसरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट करें, हम साइंटिफिकली कैसे हम उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा हम प्लांटेशन करें, ग्रीन घास पैचेस को, ग्रीनरी को हम ज्यादा ये बढ़ावा दें, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स का और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और एफिशिएंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, आइए हम वीडियो में पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको एसडीजीज भी कहते हैं, जिसको ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्शन, यानी कि उसमें एक तो चीज है कि पॉवर्टी को खत्म करना है, अपने प्लानेट को कैसे सेव करना है, इंसान को जितने लोग हैं उनको कैसे पीसफुल लाइफ और प्रोस्पेरिटी देनी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था वो लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में। 2030 का एजेंडा था, उस एजेंडा में 17 सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट उन्होंने लिया था, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल है, जिसको हम देखेंगे कि उसमें पॉवर्टी को हटाना था, जीरो हंगर था, इस तरह के कुछ 17 लिस्ट होंगे जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीन ग्रोथ।
ग्रीन ग्रोथ क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ का मतलब है कि सोशल इंक्लूसिव इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बनाना है हमारे इन्वायरमेंट को। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फोर्स्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन ग्रोथ का एक विजन रखा था, जहां पे पॉवर्टी इरेडिक्शन को उन्होंने बताया था। पॉवर्टी इरेडिक्शन मतलब कि गरीबी को बिल्कुल खत्म करना। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकुलेट किया था ग्रीन ग्रोथ को, रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रेटेजी को, जिन्होंने बताया था उसमें कि कैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रह कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। हम इन्वायरमेंट में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें ना प्लास्टिक हो, ना नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई भी सब्सटेंस हो। हम बिल्कुल प्योर, नेचुरल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजों से ही अपने लाइफस्टाइल को इनहेंस करेंगे और ग्रीन ग्रोथ को अपने लाइफ में एक बैलेंस प्रायोरिटी के तौर पे उसको देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज को एक्सपेक्ट किया गया था कि ये सारी एक्टिविटीज को आप परफॉर्म कीजिए, जैसे कि long term growth and development. It means vehicle on road which lead to traffic, waste of time, curvature and grid of participation, carbon monoxide exhaust vehicles slowly replaced by efficient transport system. उन्होंने efficient transport system launch करने के लिए कहा था, क्योंकि देखिए जब ट्रैफिक में गाड़ी होती है तो क्या होता है, गाड़ी ऑन ही रहती है, इंजन ऑन ही रहती है, जिसकी वजह से गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो पॉल्यूशन फैलता है, गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस इनहेल होता है, लोग बीमार पड़ सकते हैं, इवन सफोकेट करके मर भी सकते हैं और इन्वायरमेंट भी उससे पॉल्यूट होता है। तो इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी उन्होंने काम किया। ग्रीन इकोनॉमी क्या है? ग्रीन इकोनॉमी फर्स्ट इसको टर्म कॉइन किया गया था 1989 में। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने इसको लीड किया था, जिसका उसका ब्लूप्रिंट उन्होंने नाम रखा ग्रीन इकोनॉमी। यूएनईपी डिफाइन किया कि ग्रीन इकोनॉमी वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ह्यूमन वेलफेयर का। ग्रीन इकोनॉमी के जरिए, ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेंटेन करते हैं, ऑन द सेम टाइम हम इन्वायरमेंट को भी देखते हैं, यानी कि अपने इनकम सोर्स पे भी ध्यान देते हैं और इन्वायरमेंट की तरफ भी ध्यान देते हैं, दोनों तरफ हमारी नजर होनी चाहिए। सर्टेन वेज है जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, जैसे फैक्ट्रीज का बनाना, केमिकल्स का यूज करना, क्रॉप का यूज करना, लेकिन ये सारी चीजें इन्वायरमेंट को हार्म करती है। तो हमको कुछ ऐसा तरीका देखना है जिससे इन्वायरमेंट भी हमारा हार्म ना हो और हमारी इकोनॉमिकली ग्रोथ भी हो, यानी कि हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज ना करें। अगर हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कहीं पेड़ पौधे काट के, तो हम मेक श्योर करें कि हम कहीं ना कहीं अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी हमारी ग्रीन इकोनॉमी के बारे में। अब कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी क्या है? तो कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होती है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, बायोमास हो गया, तो ये हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। दूसरा है हमारा ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग्स होते हैं जो मिनिमम डैमेज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। उसके बाद वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, उसके बाद वाटर मैनेजमेंट हो गया, फिर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया और फिर लैंड मैनेजमेंट हो गया। ये सारी चीजें कंपोनेंट होती है हमारे ग्रीन इकोनॉमी की, यानी ये सारी चीजें सिस्टमेटिक वे से अगर रही तो हमारे इन्वायरमेंट को ग्रीन इन्वायरमेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्किल डेवलपमेंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी होने के लिए हमें किन किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? द की चैलेंज फॉर इंडिया आर टू एक्सपेंड एक्सेस ऑफ फूड। सबसे पहले हमारी इंडिया के लिए जो चैलेंज है वो है कि फूड के एक्सेस को बढ़ाना, वाटर को और गुड सर्विसेज को अप्रोप्रिएट अमाउंट में सारे लोगों तक, पॉपुलेशन तक पहुंचाना। और ये क्योंकि इसका एम बहुत ज्यादा हाई है, ये देखने में उतना ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन इसको हम लोग करेंगे कैसे? तो ग्रीन जॉब विथ अ ग्रीन बिजनेस, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और एजुकेशन, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो ग्रीन इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन इकोनॉमी के आपने कंपोनेंट्स देखे। अदर ग्रीन जॉब में नेसेसरी इक्वल स्पेसिफिक स्किल। ग्रीन जॉब में कुछ ग्रीन जॉब ऐसे होते हैं जिनमें आपको स्पेसिफिक स्किल की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर और कैश वर्किंग में आपका स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्किल नहीं है, जैसे एडिटिंग के लिए आपका स्किल होना जरूरी है, ग्राफिक डिजाइनिंग में स्किल होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें भी तो आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन स्किल जरूरी है, और कुछ चीजों में आपका स्किल जरूरी नहीं होता है। जैसे अब ग्रीन स्किल्स क्या होता है? ग्रीन स्किल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है? सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, एनर्जी को कंजर्व करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट करना और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना। ये सारी चीजें आपकी ग्रीन स्किल में आ जाएगी। स्किल्स को यूज करते हैं हम, जो स्कूल बोले, जो स्किल्स को हम यूज करते हैं ग्रीन इकोनॉमी को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, उन सारे स्किल्स को हम बोलते हैं ग्रीन स्किल्स। इसलिए ग्रीन स्किल्स हर एरिया में नीडेड है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का आप यूज कर रहे हो, वाटर मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं, सिटीज में आप किसी रेजिलेंट का काम कर रहे हैं, ग्रीन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सॉलिड मैनेजमेंट कर रहे हैं। ग्रीन स्किल एग्रीमेंट डिफाइन करता है सस्टेनेबिलिटी को, इसलिए स्किल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को हम ग्रीन स्किल भी कहते हैं। और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। ग्रीन स्किल जो है बहुत ही क्रूशियल है, ट्रांजिशन उसका। इंटेंसिव इकोनॉमी टू क्लीन ग्रीन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिपेयर ग्रीन फॉर पीपल, ग्रीन जॉब। और ये ग्रीन स्किल ना सिर्फ
अपनी ग्रोथ पे ध्यान देता है बल्कि ये औरों को भी एम्प्लॉयमेंट देता है, तो ये औरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका वर्क जो है कि आप ग्रीन प्रोजेक्ट को खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट टॉपिक है। ग्रीन प्रोजेक्ट को खुद से पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा। पूरे 1 से लेके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, कम्युनिकेशन स्किल से लेके ग्रीन स्किल तक आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।